हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के स्प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आरोह भाग 2 क्लास 12 सीबीएसई के बच्चों का एनसीईआरटी बेसिस पे। आज मैं लेके आई हूँ आपका गद्य खंड। आपके पाठ्य पुस्तक का यह दूसरा पाठ है। पाठ 12 में बाजार दर्शन, यानी जो जैनेंद्र कुमार का एक प्रमुख निबंध है, जिसमें इन्होंने बताया है कि बाजार से प्रभावित होकर अगर हम सही रूप से उसका उपयोग करें तो हम सही दिशा में जाते हैं, और उनके मतलब कि उसमें फंस जाएं, अगर हम उसकी उपयोगिता अगर हम भूल जाएं तो फिर हम दूसरी दिशा में चले जाते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं और अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बाजार दर्शन के माध्यम से, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु से हमारा दर्शन कराते नजर आएंगे जैनेंद्र कुमार जी बाजार दर्शन के माध्यम से। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे लेखक परिचय, जैनेंद्र कुमार जी का परिचय, उसके बाद पाठ परिचय हम जानेंगे कि इसमें किस तरह से इस बाजार का जो उपभोक्तावादी जो हमारा रूप है और बाजार किस रूप में हमें आकर्षित करता है और कैसे दिशा से भ्रमित कर देता है, उसको हम देखेंगे, और अंत में प्रश्न अभ्यास को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैनेंद्र कुमार जी के परिचय से। जैनेंद्र कुमार आधुनिक काल के प्रेमचंदोत्तर युग के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार एवं रचनाकार। प्रेमचंद के बाद जैनेंद्र जी ही एक ऐसे कथाकार हुए जिन्होंने प्रेमचंद से बराबरी की, और ये आधुनिक काल के एक प्रमुख कथाकार के रूप में हुए। इन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से, जिस प्रकार प्रेमचंद जी एकदम मन में घुसकर उनकी भावनाओं को निकालकर और विषय वस्तु की भावनाओं को निकालकर हमारे सामने रख देते थे, वैसे ही हमारे जैनेंद्र कुमार जी एक मतलब कि एक अलग तरीके से, उन्होंने कभी प्रेमचंद जी का नकल नहीं किया, एक बिल्कुल ही अलग तरीके से, चाहे कोई भी विषय वस्तु हो, उस समय की जो मतलब कि जो समाज में रूपरेखा थी जो समाज की, उस अनुरूप उन्होंने जो रचनाएं की, उनकी विषय वस्तु को उठाते हुए, चाहे वह कुप्रथा के रूप में हो, चाहे स्त्री का जो शोषण था उस रूप में हो, या स्त्री दशा का चित्रांकन, या और भी कोई विषय वस्तु हो, उनको उन्होंने नए तरीके से अपनी रचनाओं में स्थान दिया, जिसे पढ़कर पाठक वर्ग सम्मोहित ही नहीं होते थे, एक विशेष छाप उनके मन पे पड़ती थी। तो एक बहुत ही अद्भुत कथाकार के रूप में जैनेंद्र कुमार जी को जाना जाता है। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 कौड़ियागंज, गांव कौड़ियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था, अलीगढ़ जिला। इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था, लेकिन इन्होंने साहित्य में जो रचना की जैनेंद्र कुमार के नाम से की, और इसी नाम से वह प्रसिद्ध भी हुए। इनकी माता बचपन में जब ये 2 साल के थे, 2 वर्ष के थे, इनकी पिता की मृत्यु हो गई। तो उस दुख भरी घड़ी में उनकी माता श्रीमती रमा देवी जी ने और उनके मामा भगवान दीन ने उनका लालन पोषण किया, और इन्होंने ही शिक्षा दीक्षा करवाकर एक स्थान तक पहुंचने में उनकी सहायता की। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनका साहित्य जो भंडार है बहुत ही बड़ा है, और बहुत ही क्या कहते हैं आकर्षक तरीके से इन्होंने कहानी को स्थान दिया। कहानी के साथ साथ इन्होंने उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखे, बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद भी किया नए नाम से। तो आप देखिए उनका साहित्य भंडार बहुत बड़ा है। जो प्रमुख उनकी रचनाएं हैं मैं उनको लेकर आई हूँ। उपन्यास में परख, जो कि उनका पहला उपन्यास था, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। साथ ही साथ सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, मुक्तिबोध आदि। आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने अलग अलग रूप में स्त्री की जो दशा थी उस समय, स्त्री का जो चिंतन था, उन्होंने अलग अलग तरीके से उनको सामने लाया, एकदम नए तरीके से, वास्तविक तरीके से, यथार्थ रूप में, वास्तव में क्या उनका मतलब की स्थिति थी उनकी समाज में, उनको उन्होंने एक नए रूप में लाया, और सीधा हमें उससे क्या कहते हैं साक्षात्कार कराया कि अगर ये स्थिति रही तो समाज बैलेंस होकर हमारा आगे नहीं बढ़ सकता।
कहानी संग्रह में फांसी, जो उनका पहला कहानी संग्रह है, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात और जैनेंद्र की कहानियाँ, जो कि 7 खंडों में प्रकाशित है, आदि। निबंध संग्रह में प्रस्तुत अंश जड़ की बात, पूर्वादय, समय और हम आदि उनकी प्रमुख निबंध संग्रह है। अनुवाद में मंदालिनी, प्रेम में भगवान, पाप और प्रकाश, ये इनका प्रमुख अनुवाद है विभिन्न विषय वस्तु का। इन्होंने क्या कहते हैं, पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें साहित्य भूषण और विचार वल्लरी प्रमुख संपादन है उनका। उन्हें साहित्य में योगदान के लिए बहुत सारे पुरस्कार से भी नवाजा गया, जिसमें पद्म भूषण, जो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त तीसरा प्रमुख पुरस्कार और सम्मान है, वो भी उन्हें प्राप्त हुआ 1971 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो हिंदी साहित्य का एक प्रमुख पुरस्कार है, वह भी उन्हें प्राप्त हुआ 1966 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त भारत भारती सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया। और इसके अलावा बहुत सारे जितने भी लोकल पुरस्कार थे और अन्य पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुए। इनका निधन 24 दिसंबर 1988 को हुआ। तो ये इनका शॉर्ट लेकिन संपूर्ण परिचय हमारे सामने है। अब देखिए, पाठ परिचय में हम जान लें कि बाजार दर्शन के माध्यम से वह कौन सा दर्शन हमें करा रहे हैं। चलिए। हेलो बच्चों, अब हम देखें पाठ के माध्यम से कि जैनेंद्र कुमार जी बाजार दर्शन में कौन सी बात हमारे सामने ला रहे हैं। बाजार दर्शन एक बहुत ही वैचारिक निबंध है इनका। इसका परिचय के रूप में हम जान लें, बाजार दर्शन जैनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ जो लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। यानी कहने का क्या मतलब है, इसमें बहुत सारे ऐसे विचार हैं, बातें हैं, जो आज भी क्या है, प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि बहुत इसमें जो कही गई बातें हैं इस निबंध में, जो कि एक किस्से के रूप में लेखक स्टार्ट करते हैं, आप अभी परिचय में देखिएगा, और बहुत ही सुंदर तरीके से मतलब बाजार कैसे हमें छलता है, कैसे हमारा शोषण करता है, और कैसे बाजारोपन में हम उसके तरफ बेवजह आकर्षित हो जाते हैं। बाजार जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक माध्यम है, लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी हम बेवजह ही उसके रूप में फंसकर अपना समय और क्या कहते हैं, पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। तो उस दृष्टि से कि बाजार जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया, और अगर वह उसका सही रूप से या मान लीजिए शोषण के रूप में अगर हमारे सामने आता है, तो यह मानव हित के लिए सही नहीं है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इसमें फंसकर उल जलूल काम करेगी, बाजार के उल जलूल रूप का ही प्रयोग कर पाएगी। क्योंकि उसमें सामंजस्य बैठाना या सही बात पे समझदारी दिखाना उनके विषय वस्तु में नहीं होगा। क्योंकि आकर्षण में आने वाली पीढ़ी अगर यही रूप रहा बाजारोपन का, तो आकर्षण में ही बढ़ते चली जाएगी, क्योंकि वही आकर्षण उसे दिखावे की प्रवृत्ति में ढालते चला जाएगा। तो इसी तरफ हमारे जैनेंद्र कुमार जी हमारा इशारा कर रहे हैं और हमें संकेत दे रहे हैं, ऐसी परिस्थिति से हमें बचना चाहिए। इसी क्रम में यह पंक्ति आई है, हिंदी में उपभोक्तावाद एवं क्या कहते हैं, जो बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख आज भी मूल अंतर्वस्तु को समझने के मामले में बेजोड़ है। ये अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है, और हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक धमक में फंस गए, तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। यानी समाज में इसका एक अन्य नया रूप दिखावे वाला जो रूप है,
वह हमें अपने कैप्चर में, अपने कब्जे में ले सकता है, जो कि बहुत ही घातक है। इस तरफ जैनेन्द्र जी हमारा इशारा कर रहे हैं। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह, यानी किस्सा के रूप में, कहानी के रूप में। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है, यानी बाजार का रूप जो अर्थशास्त्र में जिसका वर्णन है, लेकिन हम देखते हैं कि अपनी उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते हम बाजारूपन में कैद होते जा रहे हैं। तो यह इसका परिचय था। इसका सार भी हमने देखा कि इसमें कौन सी बात आती है। अब देखिए उसमें जो प्रसंग आए हैं कैसे इस वस्तु स्थिति को क्लियर कर रहे हैं वो। यह बाजार दर्शन शुरू होता है उनके एक मित्र के बाजार जाने से, और जब वो लौटते हैं तो बहुत सारा बंडल, यानी लेने कुछ और जाते हैं, एक छोटा मोटा सामान, कुछ सामान, लेकिन जब वो आते हैं तो उनके हाथ में बहुत सा बंडल दिखाई पड़ता है, और यह देखकर क्या कहते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो लेने कुछ और गए थे और ये बेवजह ही इतना सामान ले आए। तो यहाँ पर उन्होंने जो होता है हमारे साथ अक्सर, ये उनके एक मित्र की बात नहीं है, यह हमेशा से हमारे सामने होता है कि हम बेवजह, बिना प्लान किए, बिना सोचे समझे अगर बाजार की तरफ जाते हैं तो बाजार में जो रूप है, जो सामान बेचने का तरीका है, और विभिन्न रूपों में है, मॉल के रूप में, बाजार के रूप में, हाट के रूप में, नहीं और भी बहुत तरह से फुटपाथ के माध्यम से जो सामान क्या कहते हैं बेचा जा रहा है, तो उसका मेन उद्देश्य है कि आकर्षित करना, ग्राहकों को आकर्षित करना। वो अपना काम कर रहे हैं और हम क्या करते हैं, जब हमारे पास अगर पावर हो, मनी की पावर हो, तो हम बिना सोचे समझे उन सामान को ले लेते हैं जो हमारी आवश्यकता में शुमार नहीं होता है, और बाद में हमें पता चलता है कि यह तो हमारी आवश्यकता में था ही ना, जिसके लिए हम गए थे वो तो हमने लिया नहीं, फालतू चीज़ें ही लेके चले आए। इसी क्रम में यह बात जैनेन्द्र जी हमारे सामने रखते हैं कि इतना सामान लेने का मतलब, फिजूल खर्च करने का क्या मतलब है, तो वो पत्नी पर लगा देते हैं आरोप कि इनके कारण ये सब हुआ है, जबकि वास्तविकता होती है कि हमारे पास मनी बैग में अगर पैसे होते हैं तो हम अपने आप को झुकने देना नहीं चाहते। अरे भाई मेरे पास पैसा है, क्यों ना खरीदे, चलो भाई सामने वाले को भी खुश कर देना है, बिना सोचे समझे कि यह हमारी आवश्यकता के अनुसार है कि नहीं। यहाँ पर अब जो हमारी मानसिकता है उस सामान को लेने के प्रति यहाँ पर उन्होंने सीधा दर्शन कराया है, और ये बहुत गंभीर बात जिसे हम ध्यान नहीं देते उस तरफ हमारा इशारा कर रहे हैं कि मतलब कि जो हमारी आवश्यकता नहीं है और जहाँ पर हमें सही रूप से खर्च करना चाहिए वहाँ खर्च नहीं कर हम बेफिजूल में खर्च कर बैठते हैं, और बाद में हम उसी के लिए परेशान हो जाते हैं और चिंता में और परेशानी में आ जाते हैं कि अब आगे का काम कैसे होगा। नहीं, दूसरी घटना में वह दूसरे मित्र की चर्चा करते हैं कि वह सुबह से बाजार जाते हैं, दोपहर से पहले गए एक मित्र शाम को वापस आते हैं तो वह खाली हाथ आते हैं। उनके द्वारा पूछा जाने पर कि कहाँ रहे, बोले बाजार देखते रहे। तो लेखक ने पूछा बाजार को देखते क्या रहे, बोले क्यों बाजार, तब मैंने कहा लाए, कुछ नहीं लाए तुम, कुछ तो लेकर तुम नहीं आए, बोलते हो बाजार देखते रहे। बोले हाँ, पर यह समझ ना आता था कि लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने के लिए होता था, कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी ना ले सका। मैंने कहा खूब। यहाँ पर यह इशारा कर रहे हैं, इस उदाहरण के माध्यम से यह इशारा कर रहे हैं कि जब हम बाजार को जाते हैं और हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती है कि हम बाजार क्यों जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें लगता है कि सारी चीज़ें तो लेने लायक ही है, क्या छोड़ूं। हम उसके आकर्षण में, उसके मोह में फंसे रहते हैं, और कभी कभी ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है कि हम
अपना क्या कहते निर्णय ही नहीं ले पाते कि हमें क्या चीज़ लेना है, क्या चीज़ नहीं लेना है। और मन में एक ग्लानि आ जाती है हमारे अंदर कि क्या छोड़ूं क्या लूं, सब कुछ तो लेने लायक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप पर जैसे चुंबक जादू लोहे को चलाता है, जैसे ही भी जादू की मर्यादा है भरी रहती है, मन खाली हो नहीं, ऐसे जादू खूब काम आते हैं, खूब असर करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि हम उसमें जकड़े रहते हैं, और यह जो जकड़न है हमें पेशो पेश में डाल देती है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आगे की पंक्तियों में लेखक यह बता रहे हैं कि उस जादू के जकड़ से बचने का सीधा सा उपाय है, जाओ तो खाली मन हो। यानी मन अगर क्या कहते हैं खाली होगा, खाली मन ना हो, खाली मन ना हो, अगर मन खाली रहेगा तो जब हम जाएंगे तो अनर्गल चीज़ें हम खरीद के ले आएंगे कि यह भी ले लेते हैं यह भी ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ बाजार के आकर्षण में हम पड़े रहते हैं। और जब मन हमारा खाली नहीं रहेगा, हम घर से निर्णय लेके चलेंगे कि हमें फलना सामान खरीदना है, तो बाजार जाकर हमारी दृष्टि सिर्फ उसी पे टिकी रहेगी कि हमें फलना सामान खरीदना है और एक उचित रेट में खरीदना है। हम ये निर्णय घर से लेकर चले ना, हमारा मन खाली ना हो। मन खाली हो तो बाजार ना जाओ। अगर मन खाली है और तुम्हारे अंदर यह निर्णय शक्ति नहीं है कि मुझे क्या लेना है, तो बाजार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस परिस्थिति में हम वैसी चीज़ों को भी ले आते हैं जो इसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसी क्रम में यह निबंध आगे बढ़ता है। आगे एक और घटना का जिक्र, एक और मित्र का जिक्र वो करते हैं, पड़ोस के एक व्यक्ति का वो जिक्र करते हैं, भगत जी का, जो कि चूरन बेचते हैं। नहीं, ये वह काम करते हैं चूरन बेचने का। कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक का भी चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। यानी ऐसे व्यक्ति का वो परिचय दे रहे हैं जिसमें कि संतोष है, नहीं कम कमाना और कम चीज़ों में निर्वाह करना। तो यह एक सार्थकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ ये बाजार का जो सही रूप है, सार्थक रूप है, यहाँ पर यह साबित हो रहा है कि व्यक्ति जो बाजार में, चाहे वो विक्रेता के रूप में हो क्रेता के रूप में हो, कोई एक दूसरे का शोषण नहीं करते हैं। विक्रेता अपने सामान को बेचने के लिए ऐसे ऐसे आकर्षण पैदा करता है, ऐसी ऐसी बातों को से सजाता है कि हम उसके आकर्षण में बनकर फिजूल की चीज़ें खरीद लेते हैं, नहीं, और फिर हम कष्ट में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। और उस क्या कहते हैं, ये बाजार की सार्थकता नहीं है। बाजार की सार्थकता है हमारी आवश्यकताओं की सही रूप से पूर्ति करना। ये भगत जी जो चूरन बेचने का काम करते हैं, वह यह सार्थक रूप से बाजार का सही रोल निभा रहे हैं। जितनी उनकी आवश्यकता है और जितनी उनके चीज़ की वैल्यू है, उसी अनुरूप वह सामान को बेचते हैं। उनके मन में यह बिल्कुल भावना नहीं है कि मैं ज़्यादा दाम में इसे बिना वजह बेच लूं। और उनकी एक और युक्ति है, हमारे के लिए बहुत लाभदायी है, कि जब वह बाजार जाते हैं तो वह उसी सामान पे ध्यान देते हैं जो उनकी आवश्यकता की है। जीरा लेना है, नमक लेना है, तो उनका पूरा फोकस किस पे होता है, जीरा और नमक पे ही होता है, और वह अपने मन को संयमित रखते हुए किसी और पे ध्यान नहीं देते। तो आप समझेंगे कि ऐसे मनुष्य कंजूस होते हैं, नहीं, उन्हें मतलब बाजार का सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, कंजूस होते हैं। लेकिन नहीं, ये इस प्रकार के व्यक्ति वास्तव में सटीक होते हैं और बाजार व्यवस्था की सार्थकता को साबित करते हैं। और हमें भी ऐसे ही ग्राहक और विक्रेता के रूप में होना चाहिए, ताकि हम वही सामान ले जो हमारे आवश्यकताओं की सीधी पूर्ति करते हो, और बिना किसी झूठे आकर्षण में फंसकर हम सामान नहीं खरीदे। ठीक है, तो आगे के निबंध में यहाँ पर जो हम गलतियाँ करते हैं उस पे व्यंग स्वरूप यहाँ प्रहार किया जा रहा है कि पैसे की व्यंग शक्ति को सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास की धूल उड़ाती निकल गई मोटर, वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन
व्यंग की लीक ही आड़ से पार हो गई। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि हमारी औकात नहीं होती है गाड़ी पे चलने की, गाड़ी की खरीदने की, मोटरसाइकिल नहीं खरीदने की, या कोई भी गाड़ी या कोई भी सामान, लेकिन हम सामने वाले को कि सामने वाला उस पर चल रहा है, सुविधाओं को ले रहा है, तो हम भी उस सुविधा को लेने के लिए आतुर हो जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं उस गाड़ी की या उस सामान की आवश्यकता भी या ज़रूरत भी हमारे जीवन में है कि नहीं। वह क्या कहते हैं, पड़ी रहेगी अपने, मतलब कि उसका जो ऐसे ही बेकार में पड़ी रहेगी सिर्फ शान और शौकत के लिए, तो उससे क्या होगा, यह वो हमारे लिए बेकार का सामान है। वह गैरेज में पड़ा पड़ा उसका जो मूल्य है, उसका जो क्या कहते हैं सामान धीरे धीरे क्या होगा, रखे रखे भी खराब हो जाता है, उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। यहाँ पर हमें सचेत रहने का संकेत लेखक देते हैं कि ऐसी स्थिति से हमें उबर जाना चाहिए। हमें वैसी ही चीज़ों को खरीदना चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक हो, बहुत हद तक आवश्यक हो। और यहाँ पर इस निबंध के माध्यम से बहुत सारे ऐसे दार्शनिक विचार उन्होंने यहाँ पर स्थापित किए हैं कि बाजार के जो कर्ता धर्ता हैं, जो सदस्य होते हैं, उन्हें भी इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हम जो ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें तो सही सामान उन्हें उपलब्ध कराएं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, बेवजह खराब सामान जो क्या कहते हैं ज़्यादा उपयोगी नहीं है उन सामानों को ना बेचें। हर समाज में हर तबके के लोग होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ब्रांडेड सामान ही खरीद सके। नहीं, तो भोजन, वस्त्र और आवास ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, और जो उसके अलावे जो भी साधन है वह हमारे औकात के अनुसार हम उसे खरीदते हैं। तो हमें अपनी औकात का हमेशा से ध्यान रखना चाहिए, मन में कोसना नहीं चाहिए, हमारे अंदर जलन की भावना भी नहीं होनी चाहिए कि हाय भगवान ने कैसा बनाया, सामने वाले के पास इतना और हमारे पास कुछ नहीं, या फिर जोड़ तोड़ कर हम वैसा सामान खरीद ले दिखावे वाला जिससे हमें लगता हो कि यह हमारी इज्जत को बढ़ा रहा है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। हमारे समाज में हर तरह तबके के लोग हैं, उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग हैं, नहीं मध्य वर्ग हैं, सभी का जीवन शैली एक जैसा हो यह जरूरी नहीं है। तो अपनी जीवन शैली के अनुसार ही हमें उसका चुनाव करना चाहिए, और भगत जी जैसे वाले व्यक्ति को हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वह बाजार की व्यवस्था को सही रखने में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस बाजार दर्शन में हमें ऐसे दर्शन प्राप्त हुए जो हम अनजाने में बहुत सारे ऐसे कामों को अंजाम दे देते हैं, ऐसे मतलब बाजार के शोषण में फंस कर अपनी परेशानी खुद उठाते हैं, और जिससे हमारे आर्थिक संकट भी होता है और मानसिक तनाव भी होता है। तो उन सब स्थिति को समझाने की भरपूर कोशिश जैनेंद्र कुमार जी ने इस निबंध में की है। हमें सचेत होकर क्या कहते हैं बाजार का उपयोग करना चाहिए, और उसके झूठे आकर्षण में पड़कर आर्थिक संकट या फिर परेशानी मोल नहीं लेनी चाहिए। और बाजार व्यवस्थापक को भी यह उसका ये कर्तव्य है कि वह भी जो सामान मुहैया कराए उसकी उपयोगिता और क्या कहते हैं उसका जो मोल है या भाव है उस पर भी वह नियंत्रण रख सके। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही वैचारिक यह निबंध जो कि आज एकदम हर तरह से ये प्रासंगिक है, क्योंकि आज आप देखिएगा कि चारों तरफ बाजारूपन और चकाचौंध और झूठे आकर्षण के मतलब चंगुल में हम फंसते जा रहे हैं। तो यह निबंध हमारे लिए बहुत उपयोगी है। चलिए अब अभ्यास के माध्यम से हम देखें कि अभ्यास के माध्यम से और कौन सी बातें इस संदर्भ में हमें बताई जा रही है, और जो बाजार दर्शन का जो रूप इस प्रश्न के माध्यम से हमें और स्पष्ट हो जाएगा। अभ्यास पहला, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। नहीं, बाजार का जादू यानी बाजार का जादू कहने का यहाँ तात्पर्य है कि बाजार आज हम देखते हैं कि वह अपने सामानों को बेचने के लिए नए नए तरीके, नए नए विज्ञापन और नए नए आकर्षण का उपयोग करता है, और हम उसके चंगुल में फंसकर क्या कहते हैं
ऐसे सामानों को खरीदते हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक नहीं है और बाद में हम आर्थिक संकट और मानसिक तनाव में आ जाते हैं। तो जब जादू इसका चढ़ता है और तो अपनी मनी पावर दिखाने के लिए या अपने मन के का जो क्या कहते हैं इच्छा है, जो बेवजह की ही इच्छा है, उसकी संतुष्टि के लिए हम अनर्गल चीज़ों को खरीद लेते हैं। उसके आकर्षण में पड़कर हम क्या करते हैं, गलत फैसला ले लेते हैं और उतरने पर हमें लगता है कि यह तो हमारे लिए आवश्यक था ही नहीं। और क्या कहते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है, जब उसका असर ख़त्म होता है, जब उसका जादू उतरता है, तो हमें लगता है कि हमने बेवजह ही ये काम कर लिया जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं था। ठीक है। दूसरा, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सख्त पहलू उभर कर आता है? क्या आप में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मदद हो सकता है? ठीक है। यहाँ पर आप इस निबंध में आप सर्वप्रथम इस निबंध को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि उसकी जो विषय वस्तु है, जो बातें हैं, जो घटनाक्रम है, आपके दिमाग में सेट हो जाए। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए, जो अभ्यास जो हमारा होता है, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे कोई क्वेश्चन हो, वह हमारे पाठ से ही संबंधित होता है। तो अगर हमें पाठ की जानकारी, पाठ के घटनाक्रम की जानकारी हमें होगी तो हम उस उत्तर करने में सक्षम होते हैं। नहीं तो यहाँ पर इस निबंध में आप देखिएगा, मैंने चर्चा भी की कि भगत जी जो चूरन बेचने का काम करते थे, उनका ये व्यक्तित्व था कि वह जो चूरन बेचते थे 6 आने से ज़्यादा कभी उन्होंने नहीं बेचा, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि मेरे चूरन की जो उपयोगिता है इतने ही पैसे की है और इतने पैसे के ग्राहक अगर हमें मिल जाते हैं तो मुझे उसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाती है। तो उन्होंने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया। जितने उनके सामान की उपयोगिता थी उतने ही दाम में उन्होंने सामान को बेचा। उनका एक दूसरा पक्ष भी आपको इस निबंध में दिखाई देगा कि जब वो बाजार जाते हैं तो जो चीज़ की उनकी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता, जैसे चूरन बनाने के लिए जीरा, नमक या कुछ और भी चीज़ें, तो उनका पूरा ध्यान उसी सामान पे रहता है। वह बाजार के झूठे आकर्षण में नहीं पड़ते। वह जहाँ पर उनके लिए वह सही रूप में वह सामान प्राप्त हो जाएगा, जैसे वो खुद सही रूप में सामान बेचते हैं, तो उसी जगह जाकर वह उन चीज़ों को खरीदते हैं। तो यहाँ पर उनका यह आचरण समाज में शांति स्थापित करने में निश्चित रूप से मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ छलावा नहीं है, झूठा आकर्षण नहीं है और उनका यह आचरण एक प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए कि हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए, ताकि बाजार की जो सही व्यवस्था है, जो सार्थकता है, वह हमारे सामने हो सके। तीसरा, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? नहीं, यहाँ पर बाजारूपन का तात्पर्य यहाँ पर लेखक का है कि झूठा आकर्षण, यानी ऐसी प्रवृत्ति, बाजारूपन का तात्पर्य ऐसी प्रवृत्ति से है जो ग्राहकों को लुभाकर, चाहे वह विज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे बातों के माध्यम से हो या किसी और भी चीज़ से आकर्षित करते हुए सामान को बेचना अधिक दामों में, मतलब जितनी उस सामान की उपयोगिता है उससे ज़्यादा अधिक दामों में बेचना। ठीक है, उसकी जो क्या महत्वता है, कितनी है, इसको नहीं आंकना, यह बाजारूपन है। और किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? तो इस निबंध में जो भगत जी जो टाइप के जो व्यक्ति हैं वह बाजार को सार्थकता प्रदान करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या चाहे वह विक्रेता के रूप में हो, चाहे वह ग्राहक के रूप में हो। नहीं, विक्रेता के रूप में जब वह चूरन बेचते हैं तो वो अपने सामान से अधिक उपयोगिता मतलब दाम वसूल नहीं करते, और उन्हें जब वह ग्राहक बनकर बाजार में जाते हैं तो वही सामान वह लेते हैं जितनी उनकी मूलभूत आवश्यकता होती है। ठीक है। अब बाजार की सार्थकता किसमें है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न। बाजार की सार्थकता, बाजार जिसके लिए स्थापित किया गया है, तो उसकी सार्थकता उसमें है कि वह ग्राहकों को उसके अनुरूप सामान उपलब्ध कराए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसे छले नहीं,
झूठे आकर्षण में बांधकर ऐसे अपने पर्सनल लाभालाभ के लिए उसका यूज ना करे। नहीं, इससे बाजार की सार्थकता कम होती है। बाजार इसलिए स्थापित किए जाते हैं ताकि वह ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ना कि छलावा करे। ठीक है। चौथा, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय की शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इसमें से कहाँ तक सहमत हैं? वास्तव में बाजार जो है वह हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, और बाजार में ऐसा कहीं कोई बंधन या नियम नहीं है। इसमें सिर्फ उच्च वर्ग के लोग जा सकते हैं, या मध्य वर्ग के, या निम्न वर्ग के, या बाजार अलग अलग पार्टों में नहीं बटा होता है। नहीं, सबके लिए एक, जो भी सामान की उपलब्धता है हर वर्ग के लिए एक समान है। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है कि उच्च वर्ग के लोग इसमें ले सकते हैं, निम्न वर्ग के लोग नहीं ले सकते हैं। तो वह लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ नहीं होता है। तो वास्तव में यह इस रूप में सामाजिक समता को की यह रचना करता है, और इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन स्थिति तब भयंकर हो जाती है जब उसका रूप हम बदल देते हैं। नहीं, बाजार का रूप हम बदल दे, बड़े बड़े मॉल या बड़े बड़े और भी बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहाँ पर क्या ब्रांडेड चीज़ें बेची जाती है, तो वहाँ पर यह हमें दिखाई पड़ता है कि वह जिसकी आमदनी कम है वह वहाँ पर नहीं जा सकते। तो वहाँ पर वह उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बंटने का क्या होता है, रूप दिखाता है। तो हमें, ठीक है, आप ब्रांडेड सामान को बेचिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई भी ये पहरा या कोई भी ऐसा नियम नहीं लगाए कि वहाँ पर छोटे तबके के लोग नहीं जा सकते हैं। उनके अनुसार भी वहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए, ताकि वह जिस सामान की पूर्ति आप करवाते हैं वह उसके स्तर पर भी वहाँ पर उपलब्ध हो जाए। ठीक है। पांचवा, आप अपने तथा समाज में कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत होता है। तो हम समाज में ऐसे बहुत सारी घटनाएं देखते हैं जहां पैसा शक्ति के रूप में परिचायक होता है। खासकर क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं किसी पर्सनल पर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि मेनली जब कोई उच्च वर्ग है या दबदबे वाला आदमी है, पैसे से भरपूर है, तो कुछ ऐसी बातों में वह पैसे के बल पर जीत जाता है। कभी कभी आप देखिएगा कि कोर्ट कचहरी में केस के मामलों में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर जो सही दोषी है वह आज़ाद हो जाता है पैसे के बल पर, और जो दोषी नहीं होते हैं उसे सज़ा हो जाती है। और चुनावी क्षेत्रों में भी आप देखते होंगे कि चुनाव में भी हम बहुत सारे ऐसे रंग देखते हैं जो सही रूप से प्रतिनिधि होते हैं, वो अगर उनके पास पैसे कम है, वो खर्च नहीं कर पाते हैं, तो वैसे प्रतिनिधि जीत जाते हैं जो पैसे के बल पर उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो वहाँ पर भी यह विसंगति हमारे सामने देखी जाती है कि पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में परिचय देता है। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। कुछ क्या कहते हैं, वो ज़मीन के मामले में भी हम देखते हैं कि पैसा के बल पर जिसके पास ज़्यादा पैसा है वह उस ज़मीन को अधिक दाम में पैसे के बल पर खरीद लेता है, आम लोग उससे वंचित हो जाते हैं। दूसरा है जब पैसे की ताकत काम नहीं आई। तो बहुत सारे ऐसे भी घटनाएं हैं जहां पर पैसे काम नहीं आते हैं। नहीं, कभी कभी क्या कहते हैं, हमारे अगर भाग्य में ना हो और क्या कहते हैं परिस्थितियां विपरीत हो, तो क्या कहते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारे पैसा रहने के बाद भी वह काम नहीं आती है। जैसे कहीं हमें बाहर जाना हो और क्या कहते हैं ट्रेन में टिकट बिल्कुल उपलब्ध ना हो रहा हो, तो वहाँ पर हमारे पास पैसा रहने के बाद भी वहाँ पर उसकी उपयोगिता नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं और बहुत इलाज कराने के बाद भी, बहुत पैसा होने के बाद भी हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते और मौत के कगार तक पहुँच जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी क्या कहते हैं घटनाएं होती है जहाँ पर पैसे के बल पर हम किसी को अपना काम नहीं करवा सकते। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर पैसा परिचायक नहीं होता है, उसकी शक्ति काम
नहीं आती है। ठीक है, अब पाठ के आसपास कुछ और प्रश्न के रूप हैं। बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या ना जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र होता है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन करिए। मन खाली हो, जब हमारा मन खाली होगा और जब हम बाजार जाएंगे तो हमारे अंदर यह निर्णय ही नहीं होगा कि हमें क्या लेना है। नहीं, हमारा मन खाली हो और अगर जेब में पैसे हो तो हम वैसे बहुत सारी चीज़ों को उठा लेते हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। नहीं, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, जब मन खाली हो और हम बाजार देखने को चले जाए, बाजार घूमने चले जाए तो हम अनर्गल चीज़ें भी उठाकर ले जाते हैं। मन खाली ना हो, मन जब खाली ना हो हमारा और हमारे मन में मन खाली नहीं होगा तो कोई ना कोई बात हमारे अंदर होगी कि हमें क्या लेना है। हमारे अंदर यह निर्णय होगा कि हमें बाजार जाकर क्या लेना है। जैसे हमें कोई किताब लेनी है तो हमारा मन क्या होगा, उसी किताब पर केंद्रित होगा और बाजार जब हम जाएंगे तो हमें और कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, उसी किताब पर केंद्रित हमारा ध्यान रहेगा और बाजार में हम उसी को ढूंढेंगे और खरीद कर उसे लाएंगे। मन बंद हो, मन जब बंद हो क्या कहते हैं तो हमारा क्या होता है, हमें उसमें अपने आप में क्या होता है, संतोष होता है। मन बंद होने का मतलब है अपने आप में संतोष रहना, नहीं किसी भी आकर्षण में प्रलोभन में नहीं पड़ना, मन को बंद कर देना, यानी कि झूठ मूठ के आकर्षण में नहीं पड़ना। जब हमारा मन बंद होता है तो हम बाजार की चकाचौंध में उसके आकर्षण में बेवजह नहीं पड़ते हैं। मन में नकार हो, मन में नकार मतलब हो यानी कि अवहेलना की भावना हो, उसे मना करने की भावना हो, तो यह हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि किसी सामान के प्रति अगर हमारे मन में यह बैठ जाए कि नहीं ये फलना चीज़ किसी के बातों में या अपने अनुभव से कि ये चीज़ें उपयोगी नहीं होती है, तो हमारे मन में वह एकदम गहरे तक बैठ जाती है कि हमें वो सामान नहीं लेना है। तो फिर बाजार में कितना भी आकर्षण दिखाया जाए, कितना भी प्रलोभन दिया जाए, तो हमारा मन ये होता है कि नहीं फलना चीज़ बेकार होती है और ये उपयोगी नहीं है। तो मन में नकार की भावना भी बाजार जाने के संदर्भ में अवश्य होनी चाहिए। दूसरा देखिए, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है। आप स्वयं को किस श्रेणी में खड़ा पाते हैं या मानते हैं। तो बाजार दर्शन पाठ में हमने देखा, और जब इस पाठ का आप पठन करेंगे तो आप देखिएगा कि हर तरह के ग्राहकों की यहाँ चर्चा हुई है, जो मन खाली कर कर बाजार जाते हैं, अर्थात बिना वजह बाजार चले जाते हैं और बेवजह की सामान खरीद कर ले जाते हैं। और कुछ ऐसे ग्राहक भी जैसे भगत जी टाइप के ग्राहक हैं, जो उनका मन खाली नहीं होता, उनका मन उसी पे केंद्रित होता है जो सामान उन्हें चाहिए। और कुछ ऐसे भी ग्राहक हैं जो मन बंद करके जाते हैं कि झूठ मूठ के आकर्षण में हमें नहीं पड़ना है, हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है वह निर्णय करके जाते हैं, मन को बंद करके जाते हैं। और मन में नकारात्मक बहुत ऐसे भी ग्राहक हैं जो से सामान बेवजह उसे आकर्षित नहीं कर सकती, उसे लुभा नहीं सकती। उनमें नकारता की भावना होती है कि फलना चीज़ अगर कितना भी आकर्षण दिखाए वह मुझे नहीं खरीदना है। तो मैं अपने आप को भगत जी जैसे ग्राहक की श्रेणी में रखना पसंद करूंगी, या मैं उस श्रेणी में हूँ, क्योंकि बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। यहाँ पर चाहे विक्रेता घोटाला करे, बेकार की चीज़ें बेचे, या हम बेकार की चीज़ें खरीद कर ले आए, इससे दोनों की व्यवस्था में बहुत अंतर आता है और जिससे आर्थिक असंतोष और मानसिक तनाव होता है। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना है। ठीक है, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं। परचेजिंग पावर आपको किस तरह से बाजार में नज़र आती है, किस प्रकार की बाजार में नज़र आती है। यानी यहाँ तीन स्थिति है, तीन संस्कृति का यहाँ वर्णन किया गया है।
मॉल की संस्कृति, बाजार नहीं, और हाट की संस्कृति। यहाँ तीनों का वर्णन पहले हमें करना होगा। मॉल की संस्कृति क्या होती है? ये एक नए युग का ये संस्कृति है बाजार की, जहाँ पर वस्तुओं को ऐसे आकर्षक तरीके से बेचा जाता है और हर तरह से सजा के रखा जाता है। नहीं, खोल कर दिखाकर डिस्प्ले के रूप में, प्रदर्शन के रूप में चीज़ें बहुत ही आकर्षण के साथ रखी जाती है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, उसका क्या कहते हैं, ग्राहक जिसको आवश्यकता नहीं है वो उस आकर्षण में पड़कर भी उन चीज़ों को खरीदता है। अब बाजार जो होता है हमारा, जो नॉर्मल बाजार होता है, सामान्य बाजार जो होता है, उसमें हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति वाले सामान होते हैं और जो हम मांगते हैं हमें वही उपलब्ध कराया जाता है और यह सामान्य है। हाट की संस्कृति जो होती है मुख्यतः छोटे तबके के शहरों या क्या कहते हैं गांवों में दिखाई पड़ती है। वहाँ भी कम दाम में हमारे जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वहाँ पर क्या कहते हैं पूर्ति करती हुई दिखाई जाती है। यानी फुटपाथ के माध्यम से हाट लगाए जाते हैं जहाँ सुविधा से हमें वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। तो तीनों संदर्भों में परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नज़र आती है? तो परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की शक्ति, नहीं क्रय करने की शक्ति, वह मुझे निश्चित रूप से मॉल की संस्कृति में नज़र आती है। इसका भी दो बिंदु है। परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति कहाँ हमें आकर्षित करती है? मॉल में आकर्षित करती है। और अगर सही रूप से हम सामान्य बाजार में या हाट में सामान खरीद लेते हैं तो वह भी हमारा परचेजिंग पावर है, रियल परचेजिंग पावर है। तो अलग अलग संदर्भ में यहाँ पर अलग अलग बातें हमारे सामने उपस्थित होती है। आगे देखिए, चौथा प्रश्न, लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिल्कुल, लेखक ने यहाँ पाठ में संकेत दिया है कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे सामान की आवश्यकता जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है उसके दाम भी इतने ऊंचे होते हैं कि जब तक हम उसे ना लें तो हमारा काम नहीं चलता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैं बता दूं, दवाइयों की आवश्यकता। नहीं, दवाई जब हमें कोई बीमारी होती है और ऊंचे दामों पर उसको ठीक करने के लिए अगर हमारी दवाई की कीमत बहुत ऊंचे दाम की भी होती है तो हम उसे खरीदने के लिए विवश होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर हमारा शोषण हो रहा है। नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल के दाम, पेट्रोल है क्या महंगी होने पर भी हमारी गाड़ी की आवश्यकता के लिए बहुत आवश्यक है तो हम उन चीज़ों को खरीदते हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप कभी कभी धर लेती है। इस विचार से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। यहाँ पर हमने तर्क भी दिया कि बहुत जब आप बीमार पड़ते हैं तो उसको ठीक करने के लिए आप महंगी सी महंगी दवाइयाँ खरीदते हैं। महंगे से महंगे डॉक्टर जिनकी फीस बहुत ऊंची होती है वह भी देने के लिए हम क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। नहीं, कभी कभी हमें दूर जाना होता हो और क्या बहुत आवश्यक हो जाना, नहीं तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, तो उस बीच में अगर कोई ज़्यादा भी पैसा मांगता है गाड़ी वाला, मोटर वाला, तो हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे और घटनाक्रम हैं जिसमें आवश्यकता ही क्या करती है, शोषण का रूप धर लेती है। पांचवा है, स्त्री माया ना जोड़े। यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती है? तो यहाँ पर स्त्री माया न जोड़े, यहाँ माया का तात्पर्य पैसे से है, धन से है। नहीं, स्त्री माया न जोड़े यानी कि वह स्त्रियों का यह स्वभाव होता है, यह स्त्रीगत स्वभाव होता है कि वह थोड़े थोड़े में ही माया को जोड़ती तोड़ती है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों की जो माया जोड़ने की प्रकृति है वह प्रवृत्ति है, वह प्राकृतिक नहीं होती है, परिस्थितिवश होती है। क्योंकि यह प्रकृति ने ही उन्हें ऐसा बनाया है कि
कि घर की जितनी भी प्रतिपूर्ति चीज़ें होती है, घर के जो घरेलू सामान होते हैं, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, और जो क्या कहते हैं हमारे संबंधी होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उनमें जो क्या कहते हैं लेन देन का होता है, किसी उत्सव में या किसी मुख्य त्यौहार में बड़े छोटों में लेन देन की प्रक्रिया होती है, या फिर कोई उत्सव में कुछ देने लेने की प्रक्रिया होती है, इसका निर्वाह मुख्यतः स्त्रियां ही करती है। इसीलिए ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए वह थोड़ा थोड़ा ही पैसा जोड़ती है, माया जोड़ती है। यहाँ पर परिस्थितिवश उसे जोड़ना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियों में अचानक से हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो वही जोड़ा हुआ पैसा उस समय काम होता है। तो ये स्वभाव, उन स्त्रियों का स्वभाव ऐसा है कि आने वाली परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने के लिए वह थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर और सहेज कर रखती हैं। ठीक है, यहाँ तर्क सहित आपका उत्तर मिल गया। कुछ आप सवाल आप सदारी है, यानी आपके करने के लिए कुछ बातें दी गई है, इसमें आपको करना है, विशेष कोई बातें हैं नहीं, इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ कुछ और तथ्य दिए गए हैं जिससे बाजार दर्शन को और भी बहुत सा रूप आपको दिखाई पड़ेगा, उसे आप देख लीजिएगा। नकली सामान पर नकेल जरूरी, ये एक प्रसंग है, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि बाजार दर्शन के संदर्भ में आपको और भी जानकारी प्राप्त हो। कुछ और बातें हैं, विज्ञापन की दुनिया की कुछ बातें हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं आपको करने हैं। भाषा की बात में भी छोटा छोटा प्रश्न है जो कि आपके पढ़ने से आपको समझ में आएगी बातें, कोई विशेष बातें इसमें नहीं है, वो आपको करने के लिए दिया गया है ताकि इसमें आपका और भी विषय वस्तु मजबूत हो जाए। आप इसे देख लीजिएगा, यह कोई विशेष बात है नहीं, जो आपको करनी है पूरी तरह से समझाकर ये आपको दिया गया है। ठीक है, कुछ चर्चा करने के लिए बात आई है। परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है? परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय होता है? खरीदारी करने की शक्ति। यहाँ देखिए शब्द छवि में भी दिए है, खरीदने की शक्ति। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो बातें कही गई है उसे आपको करना है। सामाजिक विकास के कार्यों में, ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में परचेजिंग पावर को सकारात्मक उपयोग कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर आपके मतलब व्यूज़ को समझने की बात कही जा रही है कि आप इस तर्क में कैसे अपना व्यू बताते हैं, विचार बताते हैं। यह भी जरूर कर लीजिएगा ताकि बाजार दर्शन की और भी विषय वस्तु की जानकारी आपको स्पष्ट हो जाए और आप इसमें बोल सकें, अपनी जानकारी इसमें लिख सकें, और भी समाज के लोगों को आपके संपर्क में जो आएंगे उन्हें आप सचेत कर सकें। तो यह आपका अभ्यास भी यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ यह आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर एक नए अध्याय के साथ मैं हाजिर होंगी। आप सबको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से तैयारी करिए, और मैं चाहती हूँ और सब्जेक्ट के साथ साथ हिंदी में भी आपके अच्छे नंबर आए, तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे लगेगा कि मैं अपने जो मेरा उद्देश्य था मैं उसमें सफल हो पाई। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, बाय।